नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन वास्तव में जो इस हमले का मकसद था वो पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी उसकी संभावना अब दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है। दरअसल इस हमले के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण थे। मुख्य मकसद ये था कि ईरान में अपने हिसाब की सरकार बनवाई जाए। वहाँ के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, चूँकि सर्वोच्च धार्मिक नेता ईरान में ईरानी क्रांति के बाद जो व्यवस्था वहाँ पर लागू हुई है, यानी जो संविधान वहाँ का जो बना है, उसके तहत सर्वोच्च धार्मिक नेता ही वहाँ का सब कुछ होता है। संसद, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है वो। तो वहाँ इनको सत्ता से बेदखल किया जाए और वहाँ पर सरकार अपने हिसाब की बनवाई जाए। दूसरा मकसद यह था कि जो ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है उस परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया जाए। और तीसरा मकसद यह था कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर आयतुल्ला अली खामेनेई को किसी भी तरीके से निशाना बनाया जाए, उनको मार दिया जाए, निपटा दिया जाए। इस मकसद में तो कामयाब हो गए। हालांकि एक बात और भी है, चाहते तो ये पहले भी खामेनेई साहब को ये मार सकते थे। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं ढूंढ सकते थे। ये हालांकि पूरी कोशिश की गई, हो सकता है नहीं भी ढूंढ पाए हो, लेकिन जिस तरीके से जितनी एक कह लीजिए कि सक्रियता के साथ उनको मारा गया, ढूंढा गया इस बार, उस तरह से पहले शायद नहीं किया गया, या किया गया तो कामयाब नहीं हुए। पर ये लास्ट उनका एक अटेम्प्ट होता, पहले नहीं। शुरुआत कोशिश की गई, पिछले साल भी जो युद्ध हुआ था उसमें भी, कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, नहीं कामयाब हुए। परमाणु कार्यक्रम पर वो समझौता कर ले, नहीं कामयाब हुए। परमाणु कार्यक्रम को लेकर आप देखिए लगातार बातचीत हो ही रही है। 28 फरवरी को जब ये हमला किया गया है, उससे एक दिन पहले तक जिनेवा में बातचीत हो रही थी और अभी अगले दौर की बातचीत भी होनी थी अमेरिका के साथ। पर ईरान का ये साफ तौर पर कहना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इस परमाणु कार्यक्रम का मकसद कहीं भी परमाणु हथियार बनाना नहीं है, यानी एटम बम बनाना नहीं है, और वो हम नहीं बना रहे हैं। पर आपके कहने से हम अपने कार्यक्रम को बंद कर देंगे, उसको सीमित कर देंगे, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है। ये वहां पर उन लोगों का अपना कहना था। लेकिन अमेरिका को इससे राहत नहीं मिल रही थी। उसको लग रहा था कि अगर ये परमाणु कार्यक्रम बना लिया और ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन गया तो फिर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उसके क्या, इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए भी खतरा होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि किसी भी तरीके से वहाँ अपनी सरकार, अपने हिसाब की सरकार बनवाई जाए। रज़ा पहलवी साहब जो ईरान के शासक थे, राजा थे, उनके बेटे हैं, निर्वासन में जी रहे हैं 1979 से ही, 1979 से ही अमेरिका में। वो जब ईरान में विद्रोह हुआ पिछले दिनों, तब भी काफ़ी सक्रिय हो गए। उनको लगा कि अब सत्ता उनको मिलने वाली है। और अब जबकि खामेनेई साहब को मार दिया गया है, उसके बाद भी उनको लग रहा है कि शायद अब उनकी वहाँ पर वो सरकार के प्रमुख बन जाए। पर ये कहीं से भी ये मकसद कामयाब होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इन सब के ज़रिए इसराइल को पूरे इस मिडिल ईस्ट के इलाके में पूरी तरीके से सिक्योर कर देना था, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो खाड़ी देश हैं उनके ज़्यादातर देश अमेरिका के प्रभाव में, कुछ एक नहीं है लेकिन ज़्यादातर प्रभाव। और सबसे ज़्यादा जो एक अडिग था वो था ईरान। ईरान अपने को कतई वो सरेंडर नहीं करना चाहता था अमेरिका के सामने, और वही किया। वहाँ पर खामेनेई साहब भी लगातार इसका प्रतिरोध करते रहे। आखिरकार वो चले गए, उनके साथ बहुत सारे और नेता भी चले गए हैं, मारे गए हैं, और बहुत सारे सैनिक कमांडर भी मारे गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, अभी पहले तो अमेरिकन बेसिस जो थे गल्फ कंट्रीज़ में उनको निशाना बनाया। उसके बाद फिर जब खामेनेई की मौत हो गई, मौत के बाद फिर जिस तरीके से इसराइल में हमले किए गए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि एक तो लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, और दूसरी बात ये कि कहीं से भी किसी भी तरीके से ये मकसद पूरा नहीं हो पाएगा अमेरिका और इसराइल का कि वहाँ पर ये जो सत्ता, जो सरकार, जो सिस्टम अभी काम कर रहा है उसको हटाकर दूसरे कंट्रीज़ में, जिस तरह से दूसरे देशों में अमेरिका ने अपनी एक पिछलग्गू सरकारें बनवाई हैं, वो सरकार ईरान में बनवा पाएगा। क्योंकि कई चीज़ें तो खामेनेई को ये पता था कि एक न एक दिन ये होना है।
इसलिए वो एक सिस्टम, एक पैरेलल सिस्टम पहले से ही तैयार करके गए थे। और वहाँ भी वैसे भी ईरान का जो संविधान है, वहाँ के अनुच्छेद 111 के मुताबिक सर्वोच्च नेता की मृत्यु से लेकर सर्वोच्च नेता परिषद की ओर से नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति तक एक 3 सदस्यीय परिषद वो अस्थायी रूप से काम करती है। यानी अभी उनकी जगह जो काम होगा वो एक अस्थायी परिषद बनेगी 3 लोगों की, जो पहले से ही वो तय करके गए थे खामेनेई साहब। उसके बाद वही इसका जिम्मा संभालेगी। इस परिषद के सदस्यों में देश के राष्ट्रपति होते हैं, न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं और संरक्षक परिषद के एक न्यायविद शामिल होते हैं। ये वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है। अब ईरान ने, अब जैसे ही खामेनेई साहब की मौत होती है उसके बाद ही अली रज़ा राफ़ी को इस सर्वोच्च परिषद के में न्यायविद के पद पर उनको बैठा दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर वहाँ की जो शुरा होती है, कमेटी होती है, वो तय करती है कि सर्वोच्च नेता कौन होंगे। उसका एक पूरा सिस्टम है और उसमें अभी तक जो नाम आ रहे हैं सामने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आ रहा है खामेनेई के बेटे का। तो एक तरीके से, और दूसरी ओर ईरान में जिस तरह से खामेनेई की मौत के बाद पूरा का पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है, बदला लेने का वो एक आह्वान कर रहा है और अपने सैनिकों को और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उनको जिस तरीके से प्रोत्साहित कर रहा है IRGC, उसको देखते हुए ये लगता है कि खामेनेई की मौत के बाद उनके प्रति लोगों का जो समर्थन था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसको देखते हुए, हालांकि कुछ एक जगहों से कुछ सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें भी आई कि ईरान में कुछ लोग खुश भी हैं, जाहिर तौर पर होंगे भी, लेकिन बड़ी संख्या में वहाँ जो एक स्थिति दिखाई पड़ रही है इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ विद्रोह वाली, वो बहुत, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अभी फिलहाल ये लोग इस मकसद में कामयाब हो नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये भी है, इतनी जल्दी ईरान सरेंडर भी नहीं कर देगा। जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस को अटैक किया जा रहा है, जब वहाँ पर उन इस्राइल में अलग अलग जगहों पर, तेल अवीव में राजधानी, इसके अलावा कई और शहरों में, उसको देखते हुए ये कहीं से नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी युद्ध खत्म होने वाला है। और ईरान की ताकत को वैसे भी ऐसा लगता है कि कमतर करके आंका गया है, वो इतना कमज़ोर है नहीं। पिछले साल की लड़ाई में महसूस और अनुभव ज़रूर हुआ था, लेकिन लग रहा है कि उससे बहुत सीख नहीं ली। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने, और इसको लेकर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया भी है कि अमेरिका क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था ईरान पर हमले की, इस्राइल का दबाव उसके ऊपर लगातार पड़ रहा था। उसका कारण यही था कि पिछले बार जब कतर के दोहा में उसका जो आर्मी बेस था, वहाँ जिस तरीके से मिसाइलों से हमले किए थे ईरान ने, वो उसकी तीव्रता को देखते हुए और उसकी जो अटैकिंग कैपेसिटी थी उसको देखते हुए अमेरिका को लगा कि यहाँ पर जितने 18-19 बेस हैं पूरे मध्य पूर्व में, वो खतरे में आ जाएंगे और वो खतरे में दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए खामेनेई को मारना भी उसके मकसद में वो सेकेंडरी था, पहले नहीं था। पहले तो यही था कि आराम से सत्ता परिवर्तन हो जाए, कोई समझौता हो जाए, कुछ नहीं तो कम से कम परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही ईरान समझौता कर ले। किसी भी चीज़ पर अपने हितों को ताक पर रखते हुए ईरान ने समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा भुगता खामेनेई को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन वो सरेंडर नहीं किए। दूसरी बात यह है कि अब जिस तरीके से इस्राइल और अमेरिका इन दोनों जगहों पर वहाँ की जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें ये नेता घिरे हुए हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे नेतान्याहू हो, उसको देखते हुए भी नहीं लग रहा है कि ये अब ईरान पर इतना ज़्यादा दबाव बना पाएंगे या बहुत लंबे समय तक ये हमला जारी रख पाएंगे। कम से कम इस्राइल की तो स्थिति नहीं है। हाँ, राजनीतिक रूप से हो सकता है, चूंकि इसी साल अक्टूबर में संसदीय चुनाव होने हैं इस्राइल में, वहाँ बेन्यामिन नेतान्याहू कुछ इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा लें। चूँकि इस्राइल के भीतर तो ईरान को लेकर एक बहुत दुश्मनी ज़बरदस्त है ही, उसको कोई नहीं, और यहाँ माइलेज ले लिया है उन्होंने हमला करके। लेकिन अगर इस हमले का बहुत ज़्यादा नुकसान इस्राइल को उठाना पड़ता है, जो दिखाई पड़ रहा है कि उठाना पड़ रहा है, उसको देखते हुए फिर वहाँ भी विद्रोह की स्थिति दिखाई पड़ेगी। और एक बेन्यामिन नेतान्याहू की नीतियों के खिलाफ पहले से ही लोग नाराज़ हैं, फिर से वो नाराज़गी दिखाई पड़ने लगेगी, सतह पर आने लगेगी। 12 दिन की जो लड़ाई पिछले साल हुई थी उसमें सीधे सीधे दिखने लगी थी, पर अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने माइलेज लिया है और अपनी पोजीशन को थोड़ी मजबूत की है ईरान पर अटैक करके। और तब उन्होंने अटैक किया जब अमेरिका से बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया।
तो फिर उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया और उनके इनिशिएटिव के बाद फिर अमेरिका को भी उसमें शामिल करना पड़ा अपने को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत ही एक अजीबोगरीब बन चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं, उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ईरान को लेकर वहां भी कोई बहुत अच्छे भाव नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि ईरान पर अनावश्यक हम अटैक करके एक अपने को हम खतरे में डाल रहे हैं बिना मतलब में, जहां बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं। और अगर युद्ध लंबा खिंचता है, अमेरिकन बेसेस को नुकसान होता है, अब्राहम लिंकन को जिस तरीके से वहां खड़ा कर दिया है, होर्मुज स्ट्रेट को जिस तरीके से ईरान ने बंद कर दिया है, तो पूरी दुनिया में इसका प्रभाव अब दिखाई देगा और ख़ास तौर पर अमेरिका में तो दिखाई पड़ेगा ही। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये तो स्पष्ट है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन फिलहाल नहीं होने जा रहा है, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन के बजाय कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और इस्राइल में सत्ता परिवर्तन हो जाए। ये लोग कराने यहाँ आए हैं, लेकिन हो इनके यहाँ जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो फिर ये होगा कि आखिर इस युद्ध का मकसद क्या रहा। फिर इस पर बहुत बड़े सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम पर आप समझौता कर नहीं पाए। युद्ध का मकसद जो था कि आप ईरान में सत्ता परिवर्तन कर लें, आप उसमें कामयाब हो नहीं पाए। नुकसान अलग तरीके से हो रहा है, जानमाल का भी नुकसान, जब युद्ध हो रहा है तो जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। इसराइल में बहुत लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, और युद्ध होगा तो दोनों ही तरफ से नुकसान होगा, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा है नहीं कि एक जगह लोग मारे जाएंगे और दूसरी जगह लोग मिसाइलें गिरेंगी तो लोग बचे रहेंगे। हाँ, इसराइल में पूरा का पूरा इसराइल इस समय अगर कहा जाए तो बंकरों में छिपा हुआ है, लेकिन आप कब तक छिपे रहेंगे? पड़ोसी देश है ईरान और आपका दुश्मन देश है, तो उसको भी पता है कि आपके छिपने की कौन सी जगह है, आपके बाहर निकलने की कौन सी जगह है। तो ये तो युद्ध है अपना, इसमें दोनों पक्षों का नुकसान होगा, जान माल का, दोनों चीज़ों का। लेकिन अगर युद्ध का मकसद कामयाब नहीं होता है तो फिर ये बड़ी हार एक तरीके से समझी जाएगी, इसराइल की भी और अमेरिका की भी। देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।